आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 11 पर लेसन नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, अर्थ यानी पृथ्वी और लिविंग वर्ड्स यानी सजीव सृष्टि। तो लेसन का नाम है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, पृथ्वी और सजीव सृष्टि। यह लेसन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम का नाम क्या है? द स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जो स्पेयर्स है, आवरण है, उसके बारे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हमें नीचे में यहाँ पर लिथोस्फीयर यानी जिसको हम शिला कहते हैं, पत्थर है ना, शिलावरण। तो ये जो है नीचे में क्या होती है? चट्टाने होती है। इसके बारे में लिथोस्फीयर यानी क्या, वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लिथोस्फीयर के ऊपर में होता है हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम लोग जल यानी पानी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी जलावरण, यहाँ पर जल होता है। उसके बारे में भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। फिर हमें ऊपर दिया है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, जो हवा में होता है, एयर में होता है। उसके बारे में भी हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यानी इस लेसन में हम लोग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड इन सबको मिलाकर जो यहाँ पे दिया हुआ है बायोस्फीयर है ना, जिसको हम लोग जीवावरण कहते हैं। यानी हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, ये पूरा हमारे पृथ्वी के आवरण है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स। यानी पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है, उस भाग में जमीन और कुछ भाग में क्या होता है? पानी है ना, वाटर होता है। प्लेस लैंड भी होता है, जमीन और पानी भी हमें दिखाई देता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा का आवरण होता है। देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर, जमीन पर, पानी में और हवा में, सभी जगह पर क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। द सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो होने वाली बहुत सी मेनी नेचुरल प्रोसेस जो है, यानी बहुत सारी जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, उसका कारण क्या है? सन है। किसके वजह से होती है? वो सूर्य की वजह से होती है, उसका कारण सूर्य है। वाटर, लैंड एंड एयर कंस्टिट्यूट एनवलप्स ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर and atmosphere. The biosphere spreads in all the other three spheres. बच्चों, इसको अंडरलाइन करना है कि वाटर, लैंड यानी पानी, जमीन और हवा है ना। यानी यहाँ पे बोला है कि वाटर, लैंड एंड एयर कंस्टिट्यूट्स एनवलप ऑफ द अर्थ। यहाँ पर पानी, जमीन और हवा है, यह क्या है? एनवलप है ना। नेमली द, उसका नाम क्या बोला हमें? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी हवा, पानी और जमीन। और ये सजीव के जो लिथोस्फीयर है एंड हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर हम पढ़ चुके, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर यानी शिलावरण, हाइड्रोस्फीयर यानी जलावरण एंड एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। और यह सभी क्या है? द बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर थ्री स्फीयर्स, और इन सब को जो बायोस्फीयर है, जीवावरण है, ये अन्य तीनों भी आवरणों में हमें दिखाई देता है। जो बायोस्फीयर है वो हमें हाइड्रोस्फीयर में भी दिखाई देता है, लिथोस्फीयर में भी दिखाई देता है एंड एटमॉस्फेयर में भी दिखाई देता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। यानी अब हम लिथोस्फीयर जो हमने डायग्राम में देखा, ये लिथोस्फीयर एंड ये हाइड्रोस्फीयर यानी शिलावरण और जलावरण के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या बोला है? द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ का जो यानी पृथ्वी का जो बाहरी कवच होता है, वो कैसा होता है? हार्ड यानी कठोर होता है। इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक, और वो किससे बना होता है? मिट्टी और यानी वो रॉक से बना होता है, चट्टानों से बना होता है। वेन वी ट्रेवल इन हिली रीजियंस वी सी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक अलोंग रोड
कर्ड्स। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी वाले भागों में जब हम यात्रा करते हैं, है ना, तो उस समय भूमि और जो चट्टानों की परतें होती है वो हमको दिखाई देती है। वी सी ग्रासी एक्सपांसेस ऑफ लैंड इन सम प्लेसेस एंड ओनली सैंड इन अदर्स। कहीं पर हमें जमीन पर बहुत हरियाली वाला भाग दिखता है, तो कहीं पर वीरान जमीन पर हमें क्या दिखाई देती है? सैंड, बालू ही बालू दिखाई देती है। सैंड यानी रेती, बालू, ठीक है। The land is covered with crops in some places and with forest in other। यानी जमीन जो है वो कई फसलों से तो कहीं पर वृक्षों से भी कवर होती है। फिर क्या बोला है? समटाइम्स वी गेट टू सी द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल इनटू विच ट्रीज रूटेड स्प्रेड। यानी जो वृक्षों की जड़ के द्वारा जो फटी हुई चट्टानें हैं वो भी हमें रूट्स के द्वारा नहीं क्या, वो भी हमें दिखाई देती है। एट अदर्स वी सी रॉक्स स्प्लिट अपार्ट बाय द, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग, बाय द यहाँ पर ट्री रूट्स। यानी जो कुछ स्थानों पर जो वृक्षों की जड़ें हैं वो फटी हुई चट्टाने से हमें दिखाई देती है, ट्री रूट्स, है ना। देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप्स एज वेल एज शेयर क्लिप्स ऑफ रॉक्स। यानी कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानें होती है तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां भी हमें दिखाई देती है। ऑल दिस लैंड फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। ये सभी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जमीन की परत है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी जो ऑल फीचर्स है जो हमें दिखाई देते हैं, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन की जो परत है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, शिलावरण कहते हैं। Much of the Earth's surface is occupied by water. The lithosphere extends under this water too। यानी इस पानी के नीचे भी शिलावरण होता है, वाटर के नीचे भी। पृथ्वी का जो बाहरी कवच है और उसके नीचे वाली जो परतें है, परतों का जो कुछ भाग है, उन सब को मिलाकर क्या बनता है? लिथोस्फीयर होता है। अंडर दिस वाटर टू, लिथोस्फीयर। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है? About a third of the surface of the earth consists of land। यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग कितना होता है? 1/3, है ना, यानी 1/3 भाग। A vast continuous stretch of land is called a कंटिन्यूएंस। यानी यहाँ पे बोला है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 1/3 भाग जमीन का होता है। जमीन के जो परस्पर जो जुड़ा हुआ भाग है उसको महाद्वीप कहते हैं, कंटिन्यूएंस कहते हैं। अ वेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएंस, जिसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। द लैंड ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कंटिन्यूएंस। और हमें क्या बोला है कि पृथ्वी के संपूर्ण जमीन पर जो ये है कितने हैं? 7 कंटिन्यूएंस है। यानी 7 कंटिन्यूएंस, 7 महाद्वीपों में उसको डिवाइड किया गया है लैंड में। अब ये 7 कंटिन्यूएंट्स, 7 महाद्वीप कौन कौन से है? तो दे आर एशिया, एशिया महाद्वीप बोलते हैं ना हम लोग। आपने सुना होगा कि हम लोग जिस कंटिनेंट्स में रहते हैं, हम लोग जिस महाद्वीप में रहते हैं उसका नाम क्या है? एशिया। यानी हम लोग एशिया इस महाद्वीप में, एशिया इस कंटिनेंट्स में रहते हैं। सो पहला है एशिया, यूरोप सेकेंड, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, 6th अंटार्कटिका एंड 7th ऑस्ट्रेलिया। सो बच्चों इसको अंडरलाइन करना है कि हमारे द लैंड ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कितने कंटिनेंट्स? 7 कंटिनेंट्स। एंड दे आर कौन कौन से है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इनको आपको याद भी करने, नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, अब क्या बोला है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट्स। और जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे क्या है? लार्ज है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ओके, अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस, सभी स्थानों पर जो लैंड है यानी सभी स्थानों पर जमीन जो है वह समतल और समान ऊंचाई वाली नहीं होती है। द यूनिवर्स गिव्स डिफरेंट शेप्स टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना, हमें डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट लैंड हमें दिखाई देती है। कहीं पर हमें ऊंची नीची दिखाई देती है, तो कहीं पे समतल होती है, तो कहीं पे ऊंचाई वाली होती है ना, हमें अलग अलग प्रकार की जमीन दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स, उन सभी को क्या कहते हैं, भूरूप। लैंड फॉर्म्स यानी भूरूप कहते हैं इन सभी को। इन द पिक्चर्स अबव यू कैन सी सम लैंड फॉर्म्स लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन एक्सेट्रा। ये देखो बच्चों, हमें यहाँ पर इस पेज पर, पेज नंबर 12 पर, ये ऊपर में हमें वेरियस लैंड फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माउंटेन दिखाई दे रहा है, कहीं पे हमें, कहीं पे पास लिखा है, कहीं पे वैली है, कहीं पे हिल होते हैं, कहीं पे हिल लॉक होते हैं, कहीं पे वैली, प्लेन है कहीं पे, तो कहीं पे यहाँ पे प्लेट्यू दिख रहा है, तो कहीं पे सी शोर दिख रहा है, तो कहीं पे आइसलैंड। यानी इस तरह से वेरियस अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के भूरूप होते हैं। तो हमें पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है। फिर क्या बोला है हमें यहाँ पर कि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इसको अंडरलाइन करना है कि वाटर ने कितने अर्थ को सरफेस है, 2/3 यानी 2/3 भागों में 2/3 जो 2/3 जो भाग है वह किससे सरफेस है, कवर्ड विथ वाटर, है ना, वाटर से, पानी से ढका हुआ है, यानी पूरे 2/3 भाग में पानी है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करना है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियन, यानी इसमें अधिकांश जो भाग है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर है, वह कहाँ पर है, तो ओशियन, ओशियन यानी महासागर में समाया हुआ है। ओशियन वाटर इज सॉल्टी, इसको भी अंडरलाइन करना है कि ओशियन वाटर इज सॉल्टी, यानी ओशियन यानी महाद्वीप, महासागर का जो पानी है, महासागर का पानी कैसा है, सॉल्टी यानी नमकीन खारा होता है। There are 5 oceans, जैसे हमने यहाँ पर 7 कंटिनेंट्स देखे, वैसे यहाँ पर कितने ओशियंस है, 5 ओशियंस है। क्या क्या नाम है, इसको भी आपको लर्न करना है, अंडरलाइन करना है बच्चों कि there are 5 ओशियंस, नेमली द अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, द साउथर्न ओशियन एंड द इंडियन ओशियन। ओके, तो ये 5 नेम्स आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक, थर्ड आर्कटिक, फोर्थ साउथर्न ओशियन एंड फिफ्थ इंडियन ओशियन। ये ओशियंस के नाम है, तो आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के नाम लर्न करने हैं इस लेसन में। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि द लैंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ एन ओशियन इज कॉल्ड द कोस्टल रीजियंस, यानी महासागर और जमीन के जो सीमा वाले, मार्जिन वाले भाग को सागर तट और तटीय पट्टी कहते हैं, कोस्टल रीजन। ओके, वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक, etc. These water bodies are part of the ओशियन। तटीय पट्टी वाले जो अलग अलग आकार वाले जलरूप होते हैं, है ना, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो तैयार होते हैं। तो उसमें हमें एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं, सी समुद्र दिया है, उसके बाद में उपसागर दिया हुआ है, बे, स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य, गल्फ होता है जो झील होती है, क्रीक होता है खाड़ी जिसे कहते हैं। ये सभी क्या है, लैंड फॉर्म्स के अंदर में ही आते हैं। जो ओशियन है उस तो तटीय पट्टी वाले जल रूप है, उसके हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। दिस वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशन, और ये सभी विभिन्न जो हमें बॉडीज, वाटर के बॉडीज पार्ट दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, जलरूप महासागर के ही, ओशन के ही भाग होते हैं। ओके, फिर हमें सरफेस वाटर बोला है, जमीन पर जो बहने वाला पानी होता है, प्रवाहित होने वाला पानी होता है, सरफेस वाटर, वो उसके बारे में हम क्या दिया, हम पढ़ेंगे अब इसको। क्या बोला है कि देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड, यानी पृथ्वी के सतह पर, जमीन के ऊपर बहने वाले पानी के कुछ छोटे और बड़े हमें प्रवाह दिखाई देते हैं। दिस वाटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश, यानी जो पानी बहता है, बहने वाला पानी कभी भी
मतलब सॉल्टी या नमकीन नहीं होता है। जो पानी बहते रहता है वो कैसा होता है, फ्रेश होता है। आपने नदी का पानी देखा होगा ना, नदी का पानी कैसा, नदी बहते रहती है तो नदी का पानी कैसा होता है, फ्रेश होता है, पीने योग्य होता है। जो पानी बहते रहता है वो फ्लो होता रहता है, वो पानी पीने के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे वही बोला है कि दिस वाटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश, है ना। And there are mainly streams of water flowing over the plain. This water is not salty but fresh. यानी पृथ्वी की सतह पर, जमीन के ऊपर जो बहने वाला पानी है वह कभी छोटे बड़े प्रवाह में होता है, लेकिन इसका जो पानी होता है वह सॉल्टी नहीं होता है बल्कि फ्रेश होता है। These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and river the biggest. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें कि ये जो है प्रवाह वो उसके नाम क्या दिए हमें, तो रील्स दिया है, जिसको हम लोग नाला कहते हैं, ब्रुक्स यानी जिसको हम लोग झरना कहते हैं, एंड स्ट्रीम्स और रिवर नदी, है ना। रील्स जो होती है जिसको हम लोग नाला कहते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। एंड रिवर नदी कैसी होती है, बिगेस्ट, बड़ी होती है। पानी का जो प्रवाह होता है, बहने वाला पानी है नहीं, ये सब बहते हुए है। तो आगे क्या बोला हमें कि रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर, रिवर्स विच ज्वाइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी हमें यहाँ पे बोला है कि वहां पर प्राकृतिक जलप्रपात जो कुछ स्थानों पर, यानी हमें यहाँ पे क्या बोला है कि रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स, है ना। यानी यहाँ पर हमें बोला है कि जो रील्स होती है, नालों और सोतों को जो बाकी के जो रिवर वगैरह जो होती है, इनकी वजह से क्या होता है कि रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम ज्वाइन ईच अदर टू फ्रॉम रिवर्स। यानी रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स ये सब क्या करते हैं, रिवर को ज्वाइन करते हैं। रिवर विच ज्वाइन टू मेक अ बिगर रिवर, और जो नदी होती है वो बड़ी नदी को ज्वाइन करती है, आर कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरीज। इस तरह से वो बड़ा बड़ा जलप्रपात तैयार होता है। बड़ा मतलब बड़ा नदी आखिर में वो कहाँ जाकर मिलता है, सागर में जाकर मिलती है नदियां। आप सबने इसके पहले पढ़ चुके हैं। फिर क्या बोला है कि इन सम प्लेसेस अ रिवर cascades डाउन अ सडन ड्रॉप, दिस फॉर्म्स अ वाटरफॉल, ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियन। यानी नालों, सोतों जो होती है आपस में मिलने से क्या बनती है, उपनदियां बनती है और नदियां बनती है, रिवर, है ना। ज्वाइन होने के बाद में रिवर्स तैयार होते हैं ना, और नदियां उपनदियां बनती है। और कुछ स्थानों पर नदी का पानी तो ऊंचाई से ऊपर से गिरता है और वहां पर एक जलप्रपात तैयार हो जाता है। और आखिर में जाकर जो नदियां है, रिवर है, वो कहाँ पर जाकर मिलती है, सागर में, ओशन में जाकर मिलती है, जिसको हम लोग वाटरफॉल, ऊपर से गिरता है पानी उसको वाटरफॉल कहते हैं ना। और आखिर में जाकर कहाँ मिलती है ये नदियां, ओशन में जाकर मिलती है। अब हम पढ़ेंगे लेक्स। लेक्स यानी झील, सरोवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है, अ वाटर बॉडी फॉर्म्ड बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लेइंग एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लेक। एंड जमीन के जो गहराई वाला कुछ भाग होते हैं उसमें पानी के नेचुरली रूप से जमा होने से निर्माण हुए जो जल भंडार है उसको क्या कहते हैं, लेक यानी झील, सरोवर कहते हैं। जो छोटे जलाशय होते हैं उसको हम लोग पोखर या ताल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिया है वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ आइस, यानी जो पानी है, पानी फॉर्म्स ऑफ आइस यानी हिम स्वरूपी पानी। फिर क्या बोला है हमें इसमें कि वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजियंस दे कम डाउन इन द फॉर्म्स ऑफ स्नो व्हेन लेयर्स ऑफ स्नो pile up on the ground, they from ice. When such layers of ice pile up in a low-lying area, they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. There are also huge blocks of ice floating in the sea. They are called icebergs. यानी यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो क्लाउड फ्रीज यानी जो शीत प्रदेश में बादल के जो पानी के कण है वो क्या होते हैं पूरे क्लाउड में, यानी घनीभूत जिसको हम बोलते हैं, क्लाउड में पूरे उसके हिमकण आइस के रूप में उसके
बारीक बारीक टुकड़े, पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स होते हैं। यानी क्या बोला यहाँ पे कि शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वह घनीभूत होने से हिमकण यानी आइस के पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। ऐसे प्रदेशों में क्या होती है, ऑफ स्नो, ऐसे प्रदेशों में क्या होती है, हिमवर्षा होती है। जमीन पर व्हेन लेयर्स ऑफ स्नो पील अप ऑन द ग्राउंड दे फ्रॉम आइस, और ऐसे जमीन पर हिम के कण एक के ऊपर एक परतों में जमा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे क्या बनती है, बर्फ बनती है। व्हेन सच लेयर्स ऑफ आइस पील अप इन अ लो लेइंग एरिया दे बिकम इनरम्स इन साइज। ऐसी बर्फ की परतों पर परतें संचित जमा होती जाती है और उसका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। दिस ह्यूज मास स्लिप्स डाउन अ स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड, दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। और जमीन की ढलान पर ये जो परतें हैं वह बहुत ही मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है, उनमें से क्या होता है, ग्लेशियर। दिस इज कॉल्ड अ वेरी स्लो स्पीड होती है उसकी, और दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर, यानी जिसको हम लोग हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी। ग्लेशियर मतलब हिमनद यानी बर्फ की नदी कहते हैं उसको। देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। और समुद्र पर तैरने वाले जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, खंड भी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स कहते हैं, जिसको हम लोग हिमशिला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। बिसाइड्स दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक। यानी क्या बोला है कि जमीन पर पाए जाने वाले जो जल भंडार है, उसके अलावा जमीन के अंदर की जो चट्टाने हैं, चट्टानों की परतों के मध्य में पानी जमा हो जाता है, और उसे जमा होने के बाद में उसे भूजल कहते हैं। हाँ, फिर क्या बोला है कि इट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर, उसे क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर मतलब भूजल। चट्टानों की परतों के बीच में, जमीन के अंदर में जो पानी जमा होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ डग वेल्स एंड बोर वेल्स, मेनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। मैंने क्या बोला है कि जो भूजल में जो कुएं होते हैं, वेल होते हैं, एंड बोरवेल होते हैं, कुएं और नलकूप होते हैं, उसमें से ऊपर उछिलकर उपयोग में पानी को लाया जाता है। बहुत सारे सरोवर जो होते हैं, तालाब जिसको हम बोलते हैं, कुएं, है ना, जो बहुत सारे लेक्स होते हैं और कुएं, वेल होते हैं, जमीन के अंदर में स्थित झरनों से पानी हमको मिलता, अंडरग्राउंड स्प्रिंग के द्वारा हमें पानी मिलता है। द वाटर और आइस दैट occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together from the earth's हाइड्रोस्फीयर, यानी पृथ्वी के जो सरफेस है, पृथ्वी के जो पृष्ठभाग है, उसमें सभी जगह में फैले हुए पानी और आइस है। यहाँ पर आइस बोला हुआ है, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपोर, पानी की वाष्प, एटमॉस्फेयर वातावरण, है ना, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि वातावरण को जो वाष्प है, जैसे पानी के भंडारों को सभी को मिलाकर क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर, जलावरण तैयार होता है। क्या बोला है कि द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फ्रॉम द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जलावरण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी जगह पर फैला हुआ जो पानी है और जो बर्फ है, आइस, भूजल, वातावरण की वाष्प जैसे पानी के जो भंडार है, उनको सभी को मिलाकर हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी का क्या तैयार होता है, हाइड्रोस्फीयर तैयार होता है, अर्थ हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी का जलावरण हाइड्रोस्फीयर तैयार होता है। तो बच्चों, हमने इसमें लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर देखा। यहाँ पर देखो हमें वेल का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे वेल का है, बोरवेल है, यहाँ पर हमें लेक्स का वगैरह हमें पिक्चर दिख रहा है। और ऊपर में हमने यहाँ पर ये कुछ जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये हमें दिख रहे हैं, एशिया है ना, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड हमें 5 ओशियन के भी नाम दिए। पैसिफिक ओशियन दिख रहा है यहाँ पे, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, ये दिख रहा है आपको नाम,
ठीक है। ये अंटार्कटिका नीचे में, यानी हमें ये जो पिक्चर दिख रहा है इस पेज नंबर 13 पर, ये पिक्चर में हमें वर्ल्ड कंटिनेंट्स एंड ओशियन के बारे में दिया है, जो 7 कंटिनेंट्स है एंड 5 ओशियंस के बारे में हमें दिया हुआ है। ओके, तो बच्चों हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब नेक्स्ट पेज नंबर, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 पर द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी वातावरण। क्या बोला इसमें कि द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का आवरण है उसको क्या कहते हैं, एटमोस्फियर कहते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमोस्फियर बिकम्स रेयर। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग, पृथ्वी के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, है ना, यानी पृथ्वी के सरफेस से हम लोग ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसकी हवा कैसे हो जाएंगी, रेयर हो जाएंगी, यानी उसकी हवा विरल होती जाएंगी। यानी अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो उसकी हवा कैसे हो जाएंगी, रेयर, यानी हवा जो है वो विरल होती जाएंगी। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। नाइट्रोजन जो में दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर यानी इसको हम लोग जल वाष्प बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब क्या है, वातावरण के, एटमॉस्फेयर के घटक है। इनके अतिरिक्त वातावरण में अल्प मात्रा में कुछ और भी गैसेस पाई जाती, स्मॉल क्वांटिटीज में और भी कुछ एयर पाई जाती है। यह हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में। अब हम सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला है कि द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर इसी पेज नंबर 14 पर यहाँ पर आपको द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वातावरण के बारे में दिया हुआ है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग शोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर में हमें ओजोन लेयर दिख रही है, ओजोन गैस। उसके ओजोन गैस के ऊपर में हमें क्या दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर में हमें यहाँ पर मेसोस्फियर दिख रही है, जिसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। इसके ऊपर में हमें यहाँ पर ये दिख रहा है पिक्चर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आयोनोस्फियर, जिसको हम लोग अयन मंडल कहते हैं, जो रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं ना यहाँ से। सबसे ऊपर में है एक्सोस्फियर, जिसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है तारे वगैरह दिख रहे ऊपर में, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है हमें कि द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण की यानी एटमॉस्फेयर की क्या है, शोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मेसोस्फियर कहते हैं, आयोनोस्फियर कहते हैं एंड एक्सोस्फियर कहते हैं। यह क्या है, ऐसी परतें पाई जाती है यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर में। ओके, फिर क्या बोला है, द लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। यानी जो ये ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है पृथ्वी के पृष्ठभाग से यानी पृथ्वी के सरफेस से लगभग कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर दूरी तक की परत को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यानी ये अर्थ के सरफेस से ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर दूरी पर है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर दूरी पर होता है। फिर क्या बोला है कि द कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूअसली, दे अफेक्टेड द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो ये ट्रोपोस्फियर है, इस ट्रोपोस्फियर की हवा में कई प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर भी इन परिवर्तनों का, इन चेंजेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ग्रेट एक्सटेंट।
फिर क्या बोला है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, हेंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इज द हॉटेस्ट. एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर. यानी सूर्य द्वारा पृथ्वी की जो उष्मा मिलती, हीट मिलती है, हीट मिलने के कारण पृथ्वी के जो पृष्ठभाग है, सरफेस, वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो सरफेस है, सरफेस के पास वाली हवा सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, हॉट, गर्म हो जाती है. फिर क्या बोला है, यहाँ पे गर्म होने के बाद में फिर जब वो गर्म हो जाती है तो जो ट्रोपोस्फियर है यानी शोभ मंडल है, उसमें क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर, अगर उससे ऊपर गए तो ऊपर जाने, ट्रोपोस्फियर से यदि हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर हवा कैसे हो जाती है, बिकम कूलर, ठंडी होती जाती है. फिर क्या बोला, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज कंटेन्ड इन द ट्रोपोस्फियर. दैट इज वाई ऑल वेदर रिलेटेड phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds and storms take place in the troposphere. यानी यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर है, शोभ मंडल के ऊपर जाने से क्या होती है, हवा ठंड हो जाती है. वातावरण की लगभग सभी जो वेपर होती है, वाष्प होती है, वह ट्रोपोस्फियर में ही होती है. इसलिए जो जलवायु है वह बादल, क्लाउड है ना, वर्षा, कोहरा, पवन, आंधी, तूफान आदि सभी घटनाएं कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फियर में, इस ट्रोपोस्फियर, इस मंडल में ही होती है. ठीक है. फिर क्या बोला है हमें, ट्रोपोस्फियर इस मंडल में ही सभी घटनाएं होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है. फिर क्या बोला है कि द एयर ऑन हाई माउंटेन इज रेयर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस. फिर क्या बोला है कि द एयर ऑन द, है ना, यानी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाने पर भी वहां की चारों ओर वाली जो हवा है वो पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा कैसी होती है, रेयर यानी कम होती, विरल होती जाती है. फिर क्या बोला है कि एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर. जो यातायात के लिए हम लोग जो विमान, एरोप्लेन उपयोग में लाते हैं, वह ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं ना. देयर द एयर इज वेरी रेयर. और वहां पर हवा जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही विरल होती है. देयरफॉर अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड टू एंश्योर दैट पैसेंजर्स गेट इनफ एयर फॉर ब्रीथिंग. इसीलिए ऊंचाई पर हवा बहुत ही रेयर होती, विरल होती है. इसलिए विमान जो है, एरोप्लेन है, वो ऊंचाई पर जाने के लिए जो पैसेंजर है उनको श्वास लेने के लिए हवा मिले, इसके लिए उस पर विमान में क्या होती है, पैसेंजर के लिए ब्रीथिंग, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की अरेंजमेंट की जाती है. ओके. फिर क्या बोला है, बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर. उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर आता है. ठीक है. तो जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी जिसको हम लोग ओजोन गैस के ऊपर में क्या होता है, समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर. तो फिर क्या बोला यहाँ पे कि बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड इज स्ट्रेटोस्फियर. यानी पृथ्वी के जो सरफेस है उसमें शोभ मंडल यानी ट्रेटोस्फियर के बाहर लगभग कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की जो परत है वो क्या होती है, स्ट्रेटोस्फियर. यानी ये समताप मंडल, ओजोन लेयर बीच में आती है ना, उसके ट्रोपोस्फियर के और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या है, ओजोन लेयर है. तो उसके बारे में हमें दिया है कि इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन. यानी ओजोन गैस की जो परत है वह इस स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में होती है. अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन are harmful for living thing, but the ozone layer absorbs them and protects the living world from those rays. जो ओजोन है, ओजोन गैस जो है वो वहां पे पाई जाती है, और सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज है, पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हार्मफुल होती, लिविंग थिंग के लिए. तो ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस इन
घातक जो हार्मफुल रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जो लिविंग थिंग्स है उसका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यू वर्ड। न्यू वर्ड क्या दिया है हमें, कंडेंसेशन, जिसको संघनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेपोर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, यानी वाष्प को ठंडा होकर उसका लिक्विड में टर्निंग इनटू वाटर में बदलने को, चेंज होने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15, हाउ डज इट रेन। देखो हमें पिक्चर में दिख रहा है द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का पिक्चर हमें दिख रहा है, इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या बोला है, हाउ डज इट रेन, वाटर ऑन द अर्थ एवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, यानी सूर्य की जो उष्मा है उसके द्वारा जमीन का पानी निरंतर कैसा होता है, कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, है ना, इवेपोरेट्स होता है, यानी वाष्पीभवन होता है, इवेपोरेट्स होता है पानी कंटिन्यू सन के हीट की वजह से। वाटर दैट हैज percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। जमीन के अंदर जो पानी रिसा हुआ है, पानी सूर्य की हीट की वजह से भाप बनकर हवा में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। एज वाटर वेपोर इज लाइटर देन एयर इट राइजेस हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर। और वाष्प जो है वो हवा की अपेक्षा कैसी होती है, हल्की होती है, इसलिए वह एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर चली जाती है। As it goes higher, it cools and condenses, forming very fine droplets of water। और ऊंचाई पर जाते समय हवा कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाने के कारण उसका संघनन होता है, उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और उसका संघनन, कंडेंसेशन होता है, और पानी के जो बारीक स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो कण, स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स पानी के तैयार हो जाते हैं, कण बनते हैं। द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। और पानी के जो कण है इतने छोटे और हल्के होते हैं कि क्या हो जाते हैं, हल्के होने की वजह से वो बादलों, क्लाउड के रूप में आकाश में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। फिर क्या बोला है कि दिस स्मॉल, यहाँ पर बोला है कि दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स विच आर हेवीली, दे कैन नॉट फ्लोट, सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। यानी पानी के जो सूक्ष्म कण है वो एकत्र होने पर उसका पानी बड़ी बड़ी बूंदों में चेंज हो जाता है, हेवी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। और ये बड़ी बूंदें भारी होती है, इसलिए यह तैर नहीं सकती, फ्लोट नहीं हो सकती है, और वर्षा के रूप में जमीन पर ये आया हुआ पानी जो है वह नीचे, जमीन जो पानी नीचे गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेन, बारिश कहते हैं। दिस रेन वाटर फ्लोस इनटू रील्स, और जो ये पानी है, यह बहता हुआ पानी जो है वर्षा के रूप में जमीन पर आया हुआ पानी, यह रील्स, सोतों में, स्ट्रीम्स, नालों में, एंड रिवर, नदियों में, एंड फाइनली इनटू द सी, और आखिर में यह समुद्र में जाकर मिल जाता है। Ice in the snow-covered regions also melts due to the heat of the sun to finally flow into rivers। और यह हिमाच्छादित प्रदेश में सूर्य की हीट की वजह से वहां की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, और ये पानी भी नदी में आकर मिल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, condensation and rainfall go on in a continuous cycle. This is known as the water cycle in nature। यानी ये जो इवेपोरेट्स, जमीन के जो पानी है वह इवेपोरेट्स होता है, वाष्पीभवन होता है उसका, और वाष्प जो है भाप बनती है ना, उसके वेपोर्स बनता है, और वह वर्षा के रूप में फिर से जमीन पर आता है, और आखिर में समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो पानी का जो इवेपोरेशन है, वाष्पीभवन है, एंड कंडेंसेशन, संघनन, और रेनफॉल यानी बारिश, ये जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, यह कंटिन्यूअसली चलते रहती है ना, कंटिन्यूअसली चलती रहती, इसका साइकिल ये चलते रहता है कंटिन्यूअसली। इसलिए इसे दिस इज नॉन एज द वाटर साइकिल इन नेचर, इसलिए इसे जल चक्र कहते हैं। हमें पिक्चर में दिख रहा है ये इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में द बायोस्फीयर यानी जीवावरण। क्या बोला यहाँ पर कि देयर आर
इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर इनम्बरेबल यानी असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज, और अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं। सम रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस वाइल अदर्स हैव अ हॉट क्लाइमेट। कहीं पर पूरे वर्ष भर बर्फ की परत पाई जाती है, तो कई भागों में वर्ष भर कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। देयर आर माउंटेन इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन द अदर्स। कहीं पर ऊंचे पर्वत है तो कहीं पर प्लेन्स यानी मैदान होते हैं। सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल वाइल अदर्स आर ड्राई डिजर्ट्स। कहीं पर बहुत वर्षा होती है तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल डेजर्ट्स होते हैं। देयर आर salty seas एंड ओशियंस एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक्स। तो कहीं पर सामान्य नदियां होती है, कहीं पर खारे पानी वाले सागर होते हैं, है ना। तो द ocean is shallow near the coast, but away from the coastline the ocean can be several kilometers deep। यानी सामान्य जल वाली नदियां और कहीं पर खारे पानी वाले सागर भी होते हैं, और तट के समीप जो समुद्र है वो उथला होता है। महासागर यानी ओशियन जो होते हैं तटों से दूर कई किलोमीटर तक कैसे होते हैं, डीप होते हैं, गहरे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 16, नेक्स्ट पेज नंबर 16 में क्या बोला है हमें कि वी सी अ ग्रेट वेराइटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहेबिट दिस डिफरेंट रीजन्स। यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले सजीवों में अत्यधिक डिफरेंसेस होते हैं ना, विविधताएं पाई जाती है। द पोलर बियर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन्स। जो ध्रुवीय प्रदेश के जो सफेद बाल वाले जो रीछ है ना, पोलर बियर जो रीछ है वह अफ्रीका के घास वो हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, पोलर बियर, यह हमें पोलर रीजन्स में दिखाई देते हैं। फिर झेब्रा आर फाउंड इन अफ्रीका। उसके बाद में जो झेब्रा है ना, अफ्रीका के घास वाले प्रदेशों के जो जेब्रा है वह जेब्रा हमें फाउंड इन अफ्रीका, यानी कहाँ पे दिखाई देता है जेब्रा हमें, अफ्रीका में। एंड कंगारूस आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, और कंगारू हमें कहाँ दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दिखाई देता है। दिस एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन्स। ये जो एनिमल्स है यह हमें अन्य किसी प्रदेश में नहीं पाए जाते। एलिफेंट्स एंड लॉयंस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट, और एलिफेंट और लॉयंस जो है हाथी और यह केवल हॉट क्लाइमेट यानी उष्ण प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। Plants in all these different regions also show a great variety. This variety is characteristics of those different regions. यानी यह बोला है हमें कि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के जो वनस्पतियां है ना, यानी अलग अलग प्रकार के हमें प्लांट्स जो दिखाई देते हैं, वनस्पतियों में भी हमें डिफरेंसेस दिखाई देता है। सजीवों की यह विविधता उस क्षेत्र की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। यानी हमारे पृथ्वी पर पानी और हवा में सभी जगहों पर वनस्पतियां, प्राणी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, सूक्ष्मजीव यह पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और जो लिविंग थिंग्स है वह शिलावरण में, जलावरण में, वातावरण में यानी लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ दिस स्फीयर्स। दिस लिविंग वर्ल्ड constitutes the biosphere। और इस आवरण के सजीवों तथा उनके द्वारा जो व्याप्त भाग है वह ज्यादातर कहाँ पे होता है, सम्मिलित रूप से बायोस्फीयर यानी जीवावरण उसे कहते हैं। यानी सभी जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये तीनों को मिलाकर क्या होता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में तीनों भी आते है। ओके, तो ये लेसन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर ऑलवेज रिमेम्बर में हमें क्या बोला है कि ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट
on one another. They are also dependent on the spheres of the earth. The biosphere is where they take birth, live and die. यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी सजीव एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। डिपेंड होने के साथ साथ पृथ्वी के आवरणों पर भी, यह आवरण जो होते हैं ना उनके, उस पर भी डिपेंड होते हैं। स्पेयर्स ऑफ द अर्थ है ना, उस पर डिपेंड होते हैं। सभी सजीवों का जन्म, सभी सजीवों का बर्थ, लाइव एंड डाई, सभी सजीवों का जन्म, वृद्धि और मृत्यु यह कहाँ पे होती है? बायोस्फीयर में, जीवावरण में ही होती है। सो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो बार बार देखना है, लेसन को समझना है। ओके, गुड डे।